के ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक सुबह सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। और अब बात करते हैं देश में कोरोना महामारी की, जिसके आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 74,281 तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 24,386 तक जा पहुंचा है। हालांकि इस जंग में 2,415 लोगों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में महज एक दिन में 1,495 नए मरीजों का इजाफा हुआ है। वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 202 नए केस सामने आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं देश के उन 6 राज्यों की जहां कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र इस फहरिस्त में सबसे आगे है, जहां मरीजों की संख्या 25,000 को पार कर चुकी है। यहां मरने वाले लोगों की तादाद भी 975 तक जा पहुंची है। नंबर 2 पर गुजरात है, जहां कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 8,903 तक जा पहुंचा है, जबकि मरने वाले मरीजों की तादाद 537। महाराष्ट्र और गुजरात की ही तरह दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और देश में कोरोना से प्रभावित संस्थाओं और लोगों की राहत के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान और उसकी बारीकी भी कल समझा तो दी, लेकिन विपक्ष ने साझा होकर हल्ला बोल कर दिया। आरोप है कि केंद्र ने प्रवासी मजदूरों और राज्यों के लिए कुछ नहीं सोचा और न ही पैकेज में इसका कोई प्रावधान है। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 12 मई की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जिसकी बारीकी समझाने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई। एक के बाद एक घोषणाएं, सरकारी स्कीम और राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें सबसे ज्यादा जोर सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों में नई जान फूंकने का था। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh. सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऐसा लोन दिया जाएगा, जिसके लिए काउंटर गारंटी या कोई संपत्ति दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोन 25 करोड़ रुपए तक के होंगे और 45 लाख उद्यमियों को फायदा होगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी NBFC की राहत के 30,000 करोड़ का ऐलान हुआ और बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ की राहत घोषणा। PF, EPF के लिए 2500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। इसके तहत 100 से कम कर्मचारी वाली कंपनियों में 3 महीने तक EPF का भुगतान सरकार खुद करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने MSME की परिभाषा तक बदल दी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उद्योगों और उनमें काम करने वालों को फायदा मिल सके। आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा MSME सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और भारत निश्चित ही एक ग्लोबल ताकत के रूप में, इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को सरकार कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं मान रही है, लेकिन विपक्ष अपना राजनीति धर्म, अपना कर्तव्य मानकर निभा रहा है, चाहे कांग्रेस हो या फिर ममता दीदी। आज के हालात ये है कि हमें लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो कंजम्पशन बेस्ड हमारी अर्थव्यवस्था है, उसको ताकत देने के लिए लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा, नौकरियां छट गई हैं, मजदूरी किसी को मिल नहीं रही, किसान को पर्याप्त अपना वसूली नहीं कर पा रहा है फसल की, इस स्थिति में अधिकांश पैसा उन लोगों तक जाना चाहिए जो डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हम वो नहीं करेंगे तो हम अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर नहीं ला। देखो, প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছিলেন 20 লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ করা হচ্ছে, আমরা একটা আশান্বিত হয়েছিলাম। কিছু তো হলোই না, উপরন্তু ভাওতার পর ভাওতা। এটা কি? দেশকে এভাবে ভাওতা দেওয়ার মানেটা কি? हालांकि निर्मला सीतारमण की जानकारी देने के बाद प्रधानमंत्री की ओर से ऐलान हुआ
कि पीएम केयर्स फंड में से 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों के लिए किया जाएगा और कोरोना से जंग के लिए कुल 3100 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड से दिए जाएंगे। भारत एक स्वस्थ लोकतंत्र वाला विशाल देश है, जहां सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाने का पूरा हक विपक्ष को है, लेकिन आशंका ये भी है कि कहीं कोरोना महामारी के खिलाफ जंग को राजनीति का वायरस कमजोर न कर दे। जयपुर से देव अंकुर वधावन और कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान के सांगानेर जिले में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर होने के आह्वान का साक्षात सबूत दिखता है। जी हां, यहां की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल होकर हजारों मास्क तैयार कर रही हैं और उन्हें इंतजार और बड़े ऑर्डर का है। देखिए श्वेता सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और इस महायुद्ध का एक सबसे बड़ा हथियार है चेहरा ढकने वाला मास्क। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजस्थान के सांगानेर जिले की, जहां महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सेवी संस्था अपने हुनर, अपने हौसले और देश के लिए योगदान के अपने जज्बे के साथ मास्क बनाने के काम में जुटी है। सांगानेर की इन महिलाओं का काम इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार आत्मनिर्भरता की बात की। इस पर भारत की पहल की बात की। आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है। ऐसे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में तमाम महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 15 मार्च से अब तक 10 करोड़ मास्क और 3 लाख लीटर हैंड सैनिटाइजर बनाया है। अलग अलग राज्यों के गांवों में लगभग 2 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। सांगानेर जिले की इस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं में भी काबिलियत है कि वो महज एक दिन में 1000 से ज्यादा मास्क तैयार कर सकती हैं, बस इन्हें ऑर्डर मिलता रहे। अभी तक हमने 1900 मास्क तो दे चुके हैं ऑर्डर पे और 8000 का वो है ऑर्डर आया है, वो भी हमें हमारे पास बना पड़ा है और हमें ऑर्डर चाहिए बस। अच्छा, जितना आएगा उतना बनाने को। मैम सिर्फ हम लोग का ऑर्डर की कमी पड़ रहा है। हर लेडीज 500 से 1000 तक भी मतलब डेली यदि कहे ना तो बना सकती हैं, बिल्कुल कंप्लीट, मतलब फटाफट लेके जाओ। 500 से 1000 एक दो जने आपस में मिलके बहुत फटाफट बनाती हैं, मतलब जस्ट केवल ऑर्डर आना चाहिए हमारे पास में। इतनी एक्टिव है लेडीज यहाँ की सारी, बस इंतजार कर रही है कि ऑर्डर अच्छा आ जाए तो ना हम बिल्कुल परफेक्ट माल मतलब टाइम से ऑर्डर लेके और पहुँचा सकते हैं। सांगानेर ही नहीं, राजस्थान में ऐसी कई महिला संस्थाएं दिन रात मास्क और सैनिटाइजर बनाकर कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग को और धारदार बनाने में अपना किरदार निभा रही हैं। इनका यही कहना है कि एक दिन में कोई क्षमता पर कोई सीमा नहीं है, उतना बना सकती हैं, बस ऑर्डर्स का इंतजार है सबको। सिर्फ ऑर्डर की कमी पड़ रही है, बनाने वाले हाथ यहाँ पर कम नहीं है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, सांगानेर आज तक। और अब खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई है, जहां पर 2 अलग अलग वारदातों में न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई गई बल्कि लॉकडाउन का भी जमकर मौखौल उड़ाया गया। पहली घटना में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई, जबकि दूसरी घटना में दबंगों ने सड़क पर खुलेआम फायरिंग की और एक डॉक्टर परिवार को निशाना बनाया। हालांकि इन दोनों ही घटनाओं में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोगों पर मानो खून सवार हो गया हो और एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। आपको बता दें कि पीओके को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। पीओके के प्रधानमंत्री को भी लगने लगा है कि पीओके बचाना इमरान के बस की बात नहीं है। खिसियाया पाकिस्तान अब अजीबोगरीब प्लानिंग बना रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो दिल्ली का मौसम दिखाकर पीओके बचाने में कामयाब होगा। पीओके खोने के डर से बौखलाया पाकिस्तान, खौफ में पीओके के प्रधानमंत्री। ये बयानात से बात नहीं होगी। फौज को अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपको हुक्म से मुंतज़िर है। ये इमरान से लगाई पीओके बचाने की गुहार, दिल्ली के मौसम दिखाकर पीओके बचाएगा पाकिस्तान। हिंदुस्तान ने पीओके के मौसम की जानकारी क्या दी, पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे। आतंकवाद पर दहशतगर्दी का खेल खेलने वाले पाकिस्तान को अब पीओके खोने का डर सता रहा है।
और सबसे ज्यादा खौफ में हैं पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर, जिनकी रातों की नींद हराम हो गई है। इमरान खान की जुबानी बयानबाजी से फारूक हैदर को नींद नहीं आ रही। यही वजह है कि फारूक ने इमरान से पीओके बचाने की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, फारूक ने इमरान से भारत पर हमला करने की बात कही है। और जब हैदर साहब को कुछ नहीं समझ आया तो शेख चिल्ली की तरह दिल्ली का तापमान दिखाकर जंग जीतने की बात करने लगे। तो इमरान खान सब का तो आपने हुक्म दिया कि देखो तो खुद भी बने ना, बने और मतलब है कश्मीर के ऊपर जो है वो एक फैसला कुन जो है रोल इख्तियार करे। ये बयानात से बात नहीं होगी। फौज को अपनी फौज को हुक्म दे, फौज आपके हुक्म के मुंतज़िर है। ये कौम आपकी मुंतज़िर है, आगे बढ़े और उन्हें मजलूम भाइयों के लिए जो है बेटियों के लिए, वो आपकी बेटी है इमरान खान साहब, वो आपके भाई हैं, वो आपकी माँ हैं, वो आपकी बहनें हैं वो। और वो उसको जो ये बात कहता है कि मौसम का हाल, इंशाल्लाह उसको हम दिल्ली का हाल इंशाल्लाह ताला दिल्ली का हाल दिखाएंगे उसको। आखिर पाकिस्तान करे तो क्या? जंग लड़कर हिंदुस्तान से जीत नहीं सकता। आतंकवाद और दहशतगर्दी की भारत कमर तोड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली का तापमान दिखाकर दिल को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये वही हैदर साहब हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने पर जोर दिया था। लेकिन जिस तरह घाटी में भारतीय सेना आतंकियों का सफाया कर रही है, उसे देखने के बाद अब पीओके के पीएम को दिल्ली का पारा नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 8 मई से पाक अधिकृत कश्मीर के इलाकों का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के लिए मौसम की भविष्यवाणियां शुरू की हैं। आईएमडी का ये कदम भारत के इस स्टैंड के मद्देनजर अहम है कि पीओके भारत का हिस्सा है। भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। आनन फानन में 10 मई को पाकिस्तान रेडियो ने लद्दाख, पुलवामा, जम्मू के मौसम की भविष्यवाणियां की, लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान की फजीहत हो गई। पाकिस्तान ने लद्दाख का जो तापमान दिखाया वो अधिकतम -4 था, जबकि न्यूनतम -1। यानी पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि जब पारा माइनस में होता है तो गिनती उल्टी हो जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई हुई। इधर पीओके के मौसम की जानकारी देने के पीछे भारत ने अपने इरादे साफ कर दिए, जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। जहाँ तक ये मौसम विभाग की बात है, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि भारत ने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी में पाक अधिकृत कश्मीर भी आता है। और यदि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ उस प्रकार का न्याय नहीं हो रहा जिस तरह से अपेक्षा है, तो मुझे लगता है ये आई ओपनर उन लोगों के लिए भी है जो भारत में रह करके दुहाई देते हैं पाकिस्तान की। देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं पता कि वो पहले क्यों नहीं बताते थे। ये तो जरिए उनके पास पहले भी थे, तो ऐसी मुझे इसके अंदर कोई खास ऐसा नया नहीं लगता। हाँ, एक संदेश है, पूरा कश्मीर भारत का है, जिसके अंदर पीओके हमारा हिस्सा है, जो हमारे पास आएगा अपने आप। पाकिस्तान कश्मीर में 370 हटने के बाद से ही खौफ में है। संसद में अमित शाह के बयान ने पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी थी। सीएए को लेकर अमित शाह ने साफ किया था कि सरकार के एजेंडे में पीओके भी है। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। बहरहाल पाकिस्तान को अब पीओके हाथ से बाहर जाता दिख रहा है। सबसे बड़ी टेंशन पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर को है, जिन्हें अपनी सियासत खत्म होने का डर सता रहा है। आज तक ब्यूरो। रुक करेंगे अगली खबर का। एक ओर सरकार मजदूरों के लिए राहत का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कई शहरों में प्रवासी मजदूरों का दर्द और गुस्सा हंगामे की शक्ल में सामने आ रहा है। मुंबई से कच्छ और भटिंडा से सहारनपुर में घर वापसी के लिए तैयार मजदूरों के लिए व्यवस्था न होने पर उन्होंने जमकर बवाल किया। कोरोना काल में जब से लॉकडाउन लागू हुआ है, तब से सबसे ज्यादा मुसीबत प्रवासी मजदूरों की हुई है, जो अपने अपने राज्यों से दूर बिना रोजी रोटी के फंसे हुए हैं। हालांकि उनमें से सैकड़ों हजार अपने गृह राज्य लौटने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हजारों लाखों ऐसे हैं जो लौटने की कोशिश में हैं, जिन्हें साधन नहीं मिलने से उनका गुस्सा यूं सड़कों पर नजर आ रहा है। देखिए मुंबई के नागपाड़ा का, जहां सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर
बेलासिस रोड पर जमा हुए इस मांग के साथ कि उन्हें अपने राज्य उत्तर प्रदेश भेजने के लिए ट्रेन की तुरंत व्यवस्था की जाए। हालांकि हालात बिगड़ते देर नहीं लगी और पुलिस ने लाठीचार्ज वाली अपनी भाषा में उन्हें समझाना शुरू किया। जी हां, फिर वहां भगदड़ के अलावा कुछ नजर नहीं आया। अगली तस्वीर गुजरात के कच्छ की है। कच्छ के गांधीधाम में राज्य वापसी की मांग के साथ प्रवासी मजदूरों ने हंगामा करते हुए कांडला गांधीधाम हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया। न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि पुलिस पर पथराव भी किया। मजदूरों का आरोप था कि उन्होंने यहां टिकट के पैसे दिए, फिर भी यूपी जाने वाली कोई ट्रेन यहां से नहीं खुली। यूपी के सहारनपुर में भी सड़क पर बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों की नाराजगी दिखी। दरअसल सभी मजदूर हरियाणा से चलकर सरसावा इलाके में यूपी हरियाणा बॉर्डर पर जमा हुए, लेकिन वापसी की कोई तैयारी नहीं दिखी तो नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कहने लगे कि हरियाणा की फैक्ट्री में लाला डंडे मारता है और इधर नीतीश अपनाने के लिए तैयार नहीं। पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है हमारे बिहारी को। एक बंदा भूख से मर रहा है, जो खाना खा रहा था, लाला जो रोटी खिला रहा था, वो डंडा मार के भगा रहा था कमरे से। जिस कंपनी में काम कर रहे हो कंपनी वाले ने भगाना स्टार्ट कर दिया कि कंपनी से बाहर हो जाओ। बाद में नाराज मजदूरों को शांत कर शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। बिहार और झारखंड के जो मजदूर हैं उनके संबंध में हम लोग संबंधित जो राज्य सरकार है, बिहार सरकार है, उसकी सहमति प्राप्त करके उसकी हम लोग व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शेष जो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के निवासी हैं उन लोगों को हम लोग अपनी रोडवेज की बसें लगाकर लगातार भेज रहे हैं। परेशान मजदूरों की एक और तस्वीर नजर आई पंजाब के भटिंडा में, जहां सैकड़ों मजदूर अपने अपने राज्यों की ओर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। हालांकि वापसी की कोई ट्रेन नहीं थी, लेकिन न जाने किसने अफवाह फैला दी थी कि ट्रेन रवाना होने वाली है। घर लौटने की आस में लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर स्टेशन पहुंचे, लेकिन निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। न ट्रेन चली और न ही कोई अधिकारी इनकी सुध लेने इनके पास आया। बेशक सरकार हर रोज श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में घर लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की तादाद ही इतनी है कि इन्हें संभालना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। भटिंडा से किरणजीत रोमाना, सहारनपुर से अनिल भारद्वाज और कच्छ से गिरीश जोशी के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। और इस बीच आपको बता दें, देश के कई शहरों से खुलने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच रही है। ज्यादातर ट्रेन बिहार, यूपी और झारखंड तक पहुंची। मुंबई से भागलपुर तक श्रमिक पहुंचे। देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें भागलपुर, बैंगलोर से बोकारो जब ट्रेन पहुंची, लुधियाना से सीतामढ़ी, बेंगलुरु से ऊना, गुरुग्राम से खुली ट्रेन। 2 ट्रेनें यहाँ से खुली और बेंगलुरु से अगरतला भी ट्रेन गई है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेनें नहीं खुल रही हैं। सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर हैं, इस वजह से ये पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। हालांकि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, श्रमिक एक्सप्रेस, जिसकी वजह से कई मजदूरों को अपने घर तक पहुंचने में कामयाबी भी मिली। और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ दूसरे लोगों की आवाजाही के लिए 15 एसी स्पेशल ट्रेनों का भी चलाया जा रहा है। ऐसा ही एक ट्रेन कल शाम दिल्ली से रवाना होकर आज सुबह पटना पहुंची है। मौके से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह। दिल्ली से पटना के लिए जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है वो ट्रेन पटना पहुंच चुकी है और इस वक्त आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना रेलवे स्टेशन की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग जो है, जो यात्री हैं जो दिल्ली से आए हैं, वो यहाँ पर लाइन बनाकर यानी कि कतारबद्ध तरीके से जो है यहाँ पर स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। सबको यहाँ पर बार बार घोषणा की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने का। और आप देखिए किस तरीके से ये लॉकडाउन के दौरान ये जो लोग हैं ये दिल्ली में फंसे हुए थे, लेकिन 2 दिन पहले से जब से रेलवे ने 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, उसके बाद से आप देखिए ये पहली ट्रेन है जो दिल्ली से पटना आज यहाँ पहुँची है। और ये सब लोग जो है यहाँ आप देखिए कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर निकल रहे हैं। कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो लोग मतलब यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग क्या नाम हुआ आपका? आबिद हुसैन। आप लोग क्या दिल्ली में फंसे हुए थे इतने दिनों से? जी, स्टूडेंट।
स्टूडेंट इसी ट्रेन से तत्काल टिकट निकाला, उसके बाद फिर आया हूँ जी। फंसे हुए थे, अपने फ्लाइट पे थे तो उतनी मुश्किल नहीं हुई, लेकिन मौका जैसे मिला बिहार सरकार ने जैसे ही बताया उसके बाद टिकट। बहुत मतलब लोग चाह भी रहे थे जी। आप लोग भी क्या दिल्ली में फंसी हुई थी? जी नहीं, हम लोग बनारस में थे। जी हाँ। तो क्या ठीक से आए आप लोग? क्या दिक्कत? बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, बहुत अच्छे से है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई है, जहां पर 2 अलग-अलग वारदातों में न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि लॉकडाउन का भी जमकर मौखौल उड़ाया गया। पहली घटना में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई, जबकि दूसरी घटना में दबंगों ने सड़क पर खुलेआम फायरिंग की और एक डॉक्टर परिवार को निशाना बनाया। हालांकि इन दोनों ही घटनाओं में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोगों पर मानो खून सवार हो गया हो और एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।